ये कहानी है आज़ादी की। आज़ादी, भारत की आज़ादी की, उस देश की आज़ादी की जहाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। आज़ादी उस देश की जहाँ दुनिया भर से ज्ञान अर्जित करने विद्यार्थी आते थे, जहाँ अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे राजा हुए। और आज़ादी कहानी उस देश की जहाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक वीडियो बनाया है जिसे आप देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, भारत का आज़ादी का पहला विद्रोह हुआ था 1857 में। होता यह है कि बंगाल में एक जगह है बैरकपुर, वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को तैनात किया था। इसी रेजिमेंट के एक सिपाही ने ऐसा कुछ करता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में विद्रोह होने लगता है। होता यह है कि ब्रिटिशर एक राइफल इंट्रोड्यूस करते हैं, एनफील्ड राइफल, ताकि जो सोल्जर हैं उनको यूज़ करने में आसानी हो। लेकिन इस नई राइफल का जो बुलेट का सिस्टम था, पहले की बुलेट से थोड़ा डिफरेंट था। इसका बुलेट एक सिलेंड्रिकल पैकेट में बनाया गया था, जिसमें गन पाउडर और बुलेट फिक्स्ड रेशियो में भरा जाता था। इसको कार्ट्रिज बोलते थे और इस कार्ट्रिज को ऊपर से एक पेपर में रैप किया जाता था। यह पेपर फट न जाए, इसलिए इस पेपर को एनिमल फैट से गीस किया जाता था ताकि खराब न हो और ज़्यादा लंबे समय तक चले। भाई इसको यूज़ करने के लिए ओपन करते थे तो उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, और यह जो गीस था काऊ और पिग के फैट से तैयार किया जाता था। उसी रेजिमेंट में एक ब्राह्मण सिपाही रहते हैं, मंगल पांडे। जब उन्हें यह बात पता चलता है कि ब्रिटिशर काऊ और पिग के फैट से गीस तैयार करते हैं, तो वो अपने साथ के सिपाहियों को बताते हैं। और उस वक्त यह था कि लोग ब्रिटिशर से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर इंडिया के लोगों को बहुत छोटा समझते थे और सही से उनसे बिहेव भी नहीं करते थे। जैसे यह बात वहाँ के अन्य सिपाहियों को पता चलता है तो ये लोग कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर देते हैं, मना करने लगते हैं। और इसके पीछे दो कारण रहता है। पहला यह था कि गाय हिंदू धर्म में एक स्पेशल महत्व रखता है, यानी गाय को एक माता के समान का दर्जा दिया जाता है। ठीक मुस्लिम धर्म में लोग सूअर को मानते हैं। और दूसरा रीजन यह था कि इन लोगों को यह डर था कि अगर यह लोग यूज कर रहे हैं तो इनको पहले समाज से निकाला जाएगा और इनके साथ सही से बिहेव भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर इन रेजिमेंट के सोल्जर्स को कई सोल्यूशन देते हैं, जैसे कार्ट्रिज को हाथ से खोलो या फिर खुद से इसको ग्रीसिंग करो। और जैसा तुम लोग सोच रहे हो कि इसको एनिमल फैट से तैयार किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे वो साफ मना कर देते हैं कि हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। इसी तरह टाइम निकलता है और डेट आता है 29 मार्च 1857। इस दिन लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पास कुछ काम से जा रहे थे, और इधर मंगल पांडे बहुत गुस्से में थे क्योंकि इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही थी। तभी मंगल पांडे लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग को देखते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद ये खुद पर भी गोली चलाते हैं, लेकिन गोली इनको मिस कर देती है। मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 के दिन फांसी दे दी जाती है। इस घटना के बारे में जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगता है, फिर और जगह कार्ट्रिज को यूज करने से सिपाही साफ मना कर देते हैं। लेकिन इस घटना का सबसे ज्यादा इफेक्ट नॉर्थ इंडिया की तरफ दिखता है, खासकर यूपी के रीजन में। इसके बाद इस विद्रोह में बहादुर शाह की एंट्री होती है। उस वक्त बहादुर शाह की उम्र 82 साल हो गई थी, लेकिन इनके आने से यह विद्रोह एक वार का रूप ले लेता है, और इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले एक जो सिपाही का रिवॉल्ट था, अब उसमें एक राजा इन्वॉल्व हो जाता है। अब इससे निपटने के लिए ब्रिटिशर ब्रिटेन से फोर्स लाकर दिल्ली पर अटैक कर देते हैं, जिसमें बहादुर शाह की हार होती है और इनके दोनों बेटों को मारकर अंग्रेज इनको बंदी बना लेते हैं और लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल देते हैं। इधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से झांसी के किले पर अपना कंट्रोल ले लेती हैं, और जैसे ही 23 मार्च 1858 को अंग्रेज झांसी आते हैं, उन पर हमला कर देती हैं और उनका 7 तात्या तोपे देते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से निकलना पड़ता है और वो ग्वालियर चली जाती हैं। लेकिन 17 जून 1858 के दिन ब्रिटिशर ग्वालियर पर अटैक कर देते हैं और रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 के दिन 5000 क्रांतिकारियों के साथ शहीद हो जाती हैं। इसके बाद ब्रिटिशर जो बाकी जगह रिवॉल्ट हो रहे थे सब खत्म कर देते हैं और पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर डायरेक्ट रूल स्टार्ट कर देती है। 1857 के इतने बड़े विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडियंस को खुश करने के लिए रूल बदलने लगती है। जो रूल ब्रिटिशर को ज़्यादा फेवर कर रहे थे उसको थोड़ा कम करती है, लेकिन सिर्फ यह ऑन पेपर था, रियलिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे थे। अब 1858 के बाद जो भारतीय लोग थे, इनके एटीट्यूड में बहुत बदलाव आना स्टार्ट हो गए थे। जगह जगह से क्रांतिकारी निकल रहे थे, लोग चीज़ों को समझ रहे थे, और जो अंग्रेज भारतीयों पर रूल कर रहे थे
इनके खिलाफ आम लोग भी अब आवाज उठाना स्टार्ट कर दिए थे। यह लोग न्यूज़पेपर, पोएट्री और भी कई तरीके से अंग्रेजों का डायरेक्ट विरोध कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर 1878 में एक प्रेस एक्ट पास करते हैं और प्रेस पर कंट्रोल ले लेते हैं, क्योंकि ये जो भी छोटी छोटी बातें आम लोगों तक पहुंच रही थी, इससे ब्रिटिशरों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब वो अभी लोग इन अंग्रेज़ों का करतूत समझ रहे थे और उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे। अब इतना सब कुछ होने के बाद लोगों को लगा कि हम लोग का भी एक नेशनल पार्टी रहना चाहिए जो हमारी आवाज़ उठाए। तब उस वक्त इंडिया में एक नेशनल पार्टी की ज़रूरत महसूस हुई। तब ब्रिटिशर में से एक ऑफिसर रहता है एओ हुम, जो इंडिया में नेशनल पार्टी बनाने का विचार करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक चाल रहती है ताकि वो इंडिया को अच्छे से कंट्रोल कर सके। जब वो नेशनल पार्टी बनाने जाता है तो इंडिया के जितने उस वक्त के एक्टिव, बड़े और एजुकेटेड क्रांतिकारी थे, उनको लेटर लिखते हैं एक नेशनल पार्टी बनाने के लिए। और 28 दिसंबर 1885 के दिन मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्थापना कर दिया जाता है। और यह लोग डिसाइड करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल दिसंबर में एक सेशन रखा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगे के प्लान के लिए। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी फाउंडिंग मेंबर थे उन्हें मॉडरेट लीडर कहा गया, यानी नरम दल। लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भी प्रपोजल रखती, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको नहीं मानती, तो नरम दल में से कुछ लीडर इसका विरोध करने लगते हैं, यानी कहने लगते हैं कि हम लोगों को ब्रिटिशर के सामने पोलाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर इसका विरोध कर, उन्हें यह सही नहीं लगता है कि हम लोग ब्रिटिशर के सामने एग्रेसिव में बात करें। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया था। जो पोलाइट होकर काम करना चाहता था उन्हें मॉडरेट लीडर कहा गया, यानी नरम दल, और जो एग्रेसिव होकर काम करना चाह रहा था उन्हें एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहा गया, यानी गरम दल। अब इसके बाद ब्रिटिशर अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालने के लिए बंगाल का 16 अगस्त 1905 में विभाजन कर दिया जाता है। लेकिन हमारे उस वक्त के लीडर जैसे लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले इतने अच्छे से इसको हैंडल किया कि 1911 में अंग्रेजों को इसको वापस लेना पड़ा, यानी बंगाल का विभाजन खत्म कर दिया गया। होता यह है कि जब अंग्रेजों ने बंगाल का 1905 में पार्टीशन किया, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और भी लीडर मिलकर स्वदेशी मूवमेंट ला देते हैं, यानी अंग्रेजों का कपड़ा और जो वस्तुएं हैं उनको बॉयकॉट करने लगते हैं। इससे अंग्रेजों को खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खूब नुकसान हो रहा था। लोग ब्रिटिशर का कोई वस्तु खरीद ही नहीं रहे थे। इतना सब होने के बाद उस वक्त हिंदू और मुस्लिम की एकता और तमाम मूवमेंट के कारण 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन वापस ले लिया, क्योंकि अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं 1857 वाला रिवॉल्ट फिर से न हो जाए। इसके बाद गांधी जी की एंट्री होती है। तो गांधी जी जैसे ही भारत आते हैं, पूरे भारत को समझने के लिए भारत में घूमने लगते हैं और इंडिया का प्रॉब्लम समझने लगते हैं कि कैसे अंग्रेज भारत पे रूल कर रहे हैं, क्या क्या लोगों को दिक्कत आ रही है। पूरे भारत घूमने के बाद लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन अटेंड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बस गांधी जी ने सिर्फ सेशन अटेंड किया था, अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था। जब गांधी जी वहाँ पर सेशन अटेंड कर रहे थे, तभी चंपारण के दो किसान उनसे मिलते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तब गांधी जी 1917 में चंपारण जाते हैं और वहाँ पे लोगों से मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। अब इससे होता यह है कि वहाँ के पब्लिक में ट्रस्ट आता है कि कोई तो लीडर है जो डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है। इससे वहाँ काफ़ी लोग गांधी जी को सपोर्ट करने लगते हैं। चंपारण में अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती इंडिगो खेती कराते थे, जिससे वहाँ किसान नाराज थे। तब गांधी जी ने कहा कि आप लोग सत्याग्रह करिए, यानी आप लोग इंडिगो खेती के लिए साफ मना कर दीजिए। इसके बाद ब्रिटिशर गांधी जी को वार्न करने लगते हैं कि आप यहाँ पर हिंसा फैला रहे हैं और यहाँ से आप चले जाइए। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते हैं। तब अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे ब्रिटिशर गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं तो वैसे ही भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। कोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इतना भारी सपोर्ट देखकर ब्रिटिशर डर जाते हैं और गांधी जी को छोड़ देते हैं। तब लोगों को एक तरीका मिल गया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए और भारत को एक लीडर मिल गया था। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी कुछ कमी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।